पाठनपुर शहर में मेनका अपने दो बेटे अजीत और पीयूष और दो बहुएं कोमल और साक्षी के साथ अपने बड़े से घर में रहती हैं। अजीत उसी शहर की एक कंपनी में नौकरी करता है और पीयूष एक छोटे से ढाबे पर खाना बनाने का काम करता है। पीयूष की आमदनी रोज की 100 रुपए ही थी। एक दिन मेनका की तबीयत बहुत ज्यादा खराब हो जाती है। रात का समय था, सब मेनका के कमरे में थे। अजीत बेटा, अब मेरे जीवन का कोई भरोसा नहीं रहा, इसीलिए मैं अपना ये घर तेरे नाम कर रही हूँ। मुझे पूरा विश्वास है कि तू अपने छोटे भाई पीयूष का साथ कभी नहीं छोड़ेगा। पीयूष का हमेशा ख्याल रखना बेटा। इतना कहते ही मेनका की मौत हो जाती है। ये देखकर अजीत पीयूष खूब रोने लगते हैं। कुछ दिन बाद एक रात अजीत और कोमल अपने कमरे में थे। अजीत, क्या हम सच में जीवन भर आपके गरीब भाई और उसकी पत्नी के साथ रहेंगे? नहीं कोमल, हम पीयूष के साथ नहीं रहेंगे। पीयूष की कमाई तो बस 100 रुपए रोज है और उसके काम का भी कोई भरोसा नहीं है। क्या पता कब उसे ढाबे से निकाल दे। पीयूष और उसकी पत्नी मेरी कमाई पर ही तो पल रहे हैं। हाँ ना, अब आने वाले समय में पीयूष के बच्चे भी होंगे, तो क्या हम जीवन भर आपके भाई और उसके परिवार को पालते रहेंगे? इसलिए मैं कह रही हूँ कि हम ना अपना ये घर बेचकर मेरे मायके चले जाते हैं। वैसे भी ये घर अब आप ही के नाम तो है। हाँ कोमल, ये सही रहेगा। मैं ना पीयूष साक्षी को कुछ दिनों के लिए साक्षी के मायके गांव भेज देता हूँ और इधर हम अपना ये घर बेचकर हमेशा के लिए तुम्हारे मायके चले जाएंगे। कोमल दूसरे शहर में रहने वाले एक अमीर परिवार की बेटी है और साक्षी एक छोटे से गांव में रहने वाले एक गरीब परिवार की बेटी है। अगले दिन सब घर में बैठकर चाय पी रहे थे। पीयूष, तुम कुछ दिनों के लिए साक्षी के साथ उसके मायके चले जाओ। जब से तुम्हारी शादी हुई है, साक्षी बेचारी एक बार भी अपने मायके नहीं गई है। साक्षी को भी तो अपने माता पिता की याद आती होगी ना? हाँ देवर जी, और आपका मन भी थोड़ा हल्का हो जाएगा। ठीक है भाभी, हम दोनों आज ही साक्षी के मायके गांव चले जाते हैं। थोड़े समय बाद पीयूष और साक्षी दोनों उस घर से चले जाते हैं। ये दोनों तो गए। अजीत जी, अब आप तुरंत जाकर इस घर को बेचने की व्यवस्था कीजिए। तभी अजीत शहर में आता है और अपने घर को बेचने के लिए ग्राहक तलाश करता है और करीब 2 ही दिन में एक दर्पण नाम का आदमी अजीत से उसका घर खरीद लेता है। जिसके बाद कोमल के मायके चले जाते हैं। कुछ दिन बाद जब साक्षी और पीयूष साक्षी के मायके से अपने शहर अपने घर आते हैं, तो वो अपने घर में किसी और को देखकर दंग रह जाते हैं। तभी दर्पण उन्हें सारी बात बताता है कि उसके भाई अजीत ने ये घर उसे बेच दिया और वो ये घर बेचकर कहाँ गए हमें नहीं पता। ये सुनकर साक्षी और पीयूष के पैरों तले जमीन खिसक जाती है। क्या मेरे भाई ने हमारा घर बेच दिया और मुझे बताया भी नहीं? जेठ जी ने ये जानबूझकर किया है, क्योंकि माँ जी ने तो ये घर उनके नाम किया था ना। इसी बात का फायदा उठाकर जेठ जी घर बेचकर चले गए। मेरा अपना ही भाई मेरे साथ ऐसा कैसे कर सकता है? अब हम कहाँ रहेंगे साक्षी? अजीत भाई और कोमल भाभी हमें धोखा देकर चले गए। पीयूष को अंदाजा भी नहीं था कि उसका भाई उसके साथ ऐसा करेगा। देखिए माँ, बड़ा विश्वास था ना आपको अपने बड़े बेटे पर। देखिए, आपके बड़े बेटे ने आज आपके छोटे बेटे के साथ कैसा खिलवाड़ किया है। चलिए जी, हम मेरे गांव मेरे ही घर चलते हैं। दोनों साक्षी के गांव मूनपुर चले जाते हैं। असल में कई सारे माता पिता ऐसे होते हैं जो अपनी औलाद में सबसे ज्यादा विश्वास अपनी बड़ी औलाद पर करते हैं कि ये उनके छोटे बच्चों को जीवन भर साथ लेकर चलेगा। पर असल में हर बार ऐसा नहीं होता है। इसीलिए हर माता पिता को अपनी संपत्ति अपनी हर औलाद में बराबर बांट देनी चाहिए, क्योंकि अपने जीते जी अगर माता पिता अपनी संतान को बराबर का अपनी संपत्ति में से हिस्सा दे देते हैं, तो उनके जाने के बाद उनके बच्चों में कभी भी संपत्ति को लेकर लड़ाई झगड़े फसाद नहीं होते। तभी साक्षी पीयूष को लेकर अपने माता पिता हिमानी और शेखर के पास अपने छोटे से घर में आती है और अपने पिता को अजीत के सारे करतूतों के बारे में बताती है। साक्षी के घर में केवल उसके माता पिता ही थे
उसका पिता उसकी गांव में छोटी मोटी मजदूरी करता है। दामाद जी, आप चिंता मत कीजिए, आज से आप यहीं रहेंगे। 2 दिन बाद पीयूष उसी गांव में काम की तलाश में निकल पड़ता है। तभी उसे उसी गांव के कारखाने में 500 रुपए रोज से भारी सामान उठाने का काम मिल जाता है। अब पीयूष रोज उस कारखाने में जाकर कड़ी मेहनत करने लगा और इधर साक्षी गांव के बच्चों को ट्यूशन देने लगी। करीब 8 से 10 महीने ऐसे ही बीत जाते हैं। एक दिन शाम में पीयूष चिकन लेकर घर आता है। साक्षी, आज मैं अपने हाथों से आप सबको चिकन बिरयानी बनाकर खिलाऊंगा। मैं शहर में ढाबे पर काम करता था ना, वहाँ के लोगों को मेरे हाथ की चिकन बिरयानी बड़ी अच्छी लगती थी। तभी पीयूष रसोई में आता है और महंगे चावल और चिकन से बढ़िया चिकन बिरयानी बनाने लगता है। थोड़े समय बाद सब पीयूष के हाथ की बनी चिकन बिरयानी खाने लगते हैं। वाह 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 दामाद जी, आपके हाथों में तो सच में जादू है। ऐसी स्वादिष्ट चिकन बिरयानी तो मैंने आज तक नहीं खाई। दामाद जी, जब आप इतनी अच्छी बिरयानी बना ही लेते हो तो आप इस गांव में अपना ढाबा क्यों नहीं खोल लेते? आपके हाथ की बिरयानी तो बहुत चलेगी इस गांव में। अरे हाँ, वैसे भी इस गांव में तो कोई ढाबा है ही नहीं और इतनी स्वादिष्ट बिरयानी खाकर तो लोग आपके दीवाने हो जाएंगे पीयूष जी। हमारी कमाई भी होती रहेगी और आपको एक कारोबार भी मिल जाएगा। वो सब तो ठीक है साक्षी, पर ढाबे के निर्माण के लिए पैसे कहाँ से आएंगे हमारे पास? दामाद जी, मैं अपने दोस्त बलराम से कुछ कर्ज लेकर आपको एक ढाबा बना कर देता हूँ। तभी अगले ही दिन शेखर अपने दोस्त बलराम के पास अपना घर गिरवी रखकर उससे कुछ पैसे लेता है और अपने दामाद को उसी गांव में एक छोटा सा ढाबा बनाकर दे देता है। करीब 1 महीने में ही ढाबे का निर्माण पूरा हो जाता है। अब पीयूष के पास जो पैसे थे, पीयूष ने उन पैसों में ढाबों पर लगने वाली चीजें खरीद ली थी। एक दिन सवेरे, आज पीयूष के ढाबे का पहला दिन था। तभी पीयूष अपने ढाबे पर अपने हाथों से बिरयानी बनाता है। तभी कुछ लोग पीयूष के ढाबे पर आते हैं। अरे भाई साहब, क्या दाम है एक प्लेट बिरयानी का? केवल 50 रुपए प्लेट दाम है भाई साहब बिरयानी के। अच्छा, तो दीजिए हमें एक प्लेट बिरयानी। पीयूष फटाफट 5 से 6 प्लेट बिरयानी लगाता है और साक्षी शेखर वो प्लेट ग्राहकों को ले जाकर देते हैं। थोड़े समय बाद जब लोग पीयूष के हाथ की बिरयानी खाते हैं, वाह भाई, क्या स्वादिष्ट बिरयानी बनाई है, मजा आ गया खाकर। सारे लोग इसी तरह बिरयानी की तारीफ करते हैं। इसी तरह पीयूष के ढाबे पर शाम तक कई सारे लोग आकर बिरयानी खाने लगे। कुछ दिन ऐसे ही बीत जाते हैं। पीयूष का ढाबा बहुत चलने लगा। उसके ढाबे पर रोज रोज ग्राहकों की बढ़ोतरी होने लगी। करीब 15 दिन बीत जाने पर पीयूष के ढाबे के बगल में ही एक हरीश नाम का आदमी अपना एक बड़ा सा आलीशान ढाबा बना लेता है। हरीश के ढाबे में बिरयानी के दाम सस्ते तो थे ही, साथ में उसका ढाबा एयर कंडीशन भी था। उसके ढाबे पर एसी, टीवी, फैन सब थे। अब ये देखकर लोग पीयूष के ढाबे के बजाय हरीश के ढाबे पर आकर बिरयानी खाने लगे। कुछ दिन ऐसे ही बीत जाते हैं। पीयूष के ढाबे पर अब रोज के 1 या 2 लोग ही आकर बिरयानी खाने लगे। हरीश के आते ही पीयूष को भारी नुकसान होने लगा। एक रात पीयूष अपने घर में उदास बैठा था। जी, आप अब ये ढाबा बंद कर दीजिए। आपकी तो कमाई ही नहीं हो रही अब ढाबे पर। सारे लोग उस हरीश के ढाबे पर ही जा रहे हैं। हाँ दामाद जी, अब तो हमारे पास बिरयानी के लिए चावल खरीदने के पैसे भी नहीं रहे। नहीं ससुर जी, मैं अपना ये ढाबा बंद नहीं करूंगा। हमारे पास चावल खरीदने के लिए पैसे नहीं है ना, तो अब से मैं अपने ढाबे पर मैगी चावल का मिश्रण करके मैगी बिरयानी बनाऊंगा। ये सस्ते में भी बनेगी और नई भी बनेगी और इसे लोग पसंद भी करेंगे। मैगी से कैसे बनेगी बिरयानी? बनती है माँ जी, मुझे आती है बनाना। मैगी बिरयानी खाने में बहुत स्वादिष्ट भी लगती है। अगले दिन पीयूष अपने ढाबे पर कई सारी मैगी ले आता है और थोड़े राजमा चावल में मैगी का मिश्रण करके मैगी से चिकन बिरयानी बनाता है और अपने ढाबे के बाहर मैगी बिरयानी का बोर्ड लगा देता है। थोड़े समय बाद कुछ लोग पीयूष के ढाबे के बाहर आते हैं। मैगी बिरयानी केवल 100 रुपए प्लेट? अब ये क्या नया आ गया मार्केट में? मैगी की भी बिरयानी बनने लगी, खाकर देखना होगा।
तरुण की तरह बोर्ड पर लिखी मैगी बिरयानी की बात पढ़कर कई सारे लोग पीयूष के ढाबे पर आते हैं और सब मैगी बिरयानी खाने लगते हैं। अरे वाह, ये मैगी बिरयानी तो नॉर्मल बिरयानी से बहुत ही बढ़िया है। सारे लोग उस मैगी बिरयानी की तारीफ करते हैं। देखा साक्षी, मेरा कमाल, अब हमें कोई हरीश नहीं रोक सकता। तभी मैगी बिरयानी सुनकर पीयूष के ढाबे पर लोग आते गए और उसके हाथ की नई मैगी बिरयानी खाते गए। कुछ दिन ऐसे ही बीत जाते हैं। पीयूष के ढाबे पर लोगों की भीड़ देखकर एक दिन हरीश के होश उड़ जाते हैं। तभी हरीश के ढाबे पर बैठा एक रमेश नाम का आदमी कहता है, अरे भाइयों, क्या ये साधारण बिरयानी खाते बैठे हो? उधर पीयूष के ढाबे पर एक नई किस्म की बिरयानी बिक रही है। देखो कितने लोग उसके ढाबे पर मैगी बिरयानी खा रहे हैं। ये सुनकर हरीश के ढाबे पर बैठे सारे लोग उठकर पीयूष के ढाबे पर जाने लगते हैं। अरे रुकिए, अरे कहाँ जा रहे हैं आप सब? कोई भी हरीश की बात नहीं सुनता और सब पीयूष के ढाबे पर चले जाते हैं। इस गरीब पीयूष ने कहाँ से बना लिया मैगी बिरयानी? मैगी की भी बिरयानी बनती है? उसके बाद पीयूष के ढाबे पर ग्राहकों की बारिश होने लगी। सब पीयूष के हाथ की मैगी बिरयानी खाकर बड़े खुश होने लगे। करीब 2 महीने बाद पीयूष अपनी कमाई से अब मैगी बिरयानी के साथ साथ मटका बिरयानी और कुल्हड़ मैगी बिरयानी भी बेचने लगा। दिन प्रतिदिन पीयूष की कमाई में बढ़ोतरी होने लगी। देखते ही देखते 1 साल बीत जाता है। पीयूष ने अब अपना ढाबा भी एयर कंडीशन बना लिया था और अपने ससुर का कर्ज भी सारा चुका दिया था। एक दिन रात में सब घर में बैठे बैठे खाना खा रहे थे। साक्षी, भगवान की कृपा से अब मेरा ढाबा भी चलने लगा है और हमारे पास काफी सारे पैसे भी आ चुके हैं। तो मैं सोच रहा था हम इस घर को बेचकर इस गांव में एक बड़ा सा घर खरीद लेते हैं। जी, ये तो बड़ी अच्छी बात है। उसके बाद पीयूष अपनी कमाई से उसी गांव में एक बड़ा सा घर खरीद लेता है और अपनी पत्नी और सास ससुर के साथ खुशी खुशी अपने नए घर में अपना जीवन बिताने लगता है। उसके बाद पीयूष और शेखर अपने ढाबे पर मैगी बिरयानी बेचने लगे और धूम से पैसा कमाने लगे।